तो जैसे ही जुड़ते हैं वैसे ही हम लोग फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आशुतोष जी भाई साहब, बात हुई आपकी? आयुष जी, अभी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट आप नहीं करेंगे कुछ देर। नीरज जी जैसे ही जुड़ते हैं वैसे ही कार्यक्रम को शुरू करते हुए रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दें आप। चूंकि इस कार्यक्रम का कि ये मेन पैनल की लिस्ट है, तो इसमें जो कार्यक्रम के संचालक या जो कार्यक्रम का कार्यभार देख रहे लोग होते हैं उन्हीं को प्राय इस पैनल में जो जगह दी जाती है। तो आशुतोष जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? आशुतोष जी भाई साहब। आयुष जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? आयुष जी। सर जी आयुष जी, अभी रिकॉर्डिंग को सर अभी स्टार्ट मत कीजिएगा, तो अभी स्टॉप कर दीजिएगा। अभी नीरज जी के, जी 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 हाँ, नीरज जी से भी संपर्क हो रहा है, तो संभवतः थोड़ा बहुत ठीक है समय लगेगा इसमें। तो तभी आप, जी जब जी। नीरज जी आ जाए तभी आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कीजिएगा। हम्म। बाकी संगीता जी बहन जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ में। तो बहन जी, ये सहर्ष वेलफेयर सोसाइटी है जो जन सेवा चिकित्सा केंद्र के रूप में आप संचालित करती हैं। आप तक मेरी आवाज आ रही है बहन जी?
विपिन जी भाई साहब, आपकी बात हो गई? भाई साहब हो गई बात उनसे, जुड़े अच्छा नहीं है अच्छा क्या अच्छा अभी? अच्छा। हाँ हाँ, आज उत्तर प्रदेश में नेटवर्क की बड़ी समस्या चल रही है। तो जी जी। भाई साहब जुड़ने वाले हैं वो, ठीक है, उनका फोन आ जी गया है। जी जी, अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, बहुत बहुत आभार आपका। तो आशुतोष जी भाई साहब, अभी तो शाखा में नहीं आप पहुंचे होंगे कि पहुंच गए हैं? पहुंचेंगे अभी थोड़ी देर में। थोड़ी देर में। आज दिल्ली में भी नेटवर्क की समस्या है। ये कोई ममता गुसाई जी हैं जुड़ी हुई, ममता गुसाई। हाँ, नीरज जी आ गए हैं। आयुष जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? आयुष जी। जी सर, जी सर। जी, नीरज जी आ गए हैं, तो आप उनको पैनल लिस्ट में आप ले लीजिए। नीरज जी, सादर नमस्कार भाई साहब। लोकपाल की ओर से मैं डॉक्टर इसकेश सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस मंच पर। सादर नमस्कार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो अगर आपकी अनुमति हो तो फिर कार्यक्रम को जो है कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आयुष जी, अब आप जो है रिकॉर्डिंग को अब आप स्टार्ट कर दीजिए। चूंकि हमारे बीच में आज के जो सम्मानित वक्ता अतिथि हैं नीरज तिवारी जी, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। तो आपसे अनुरोध है आयुष जी कि आप रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दें प्लीज। तो अ, आज के कार्यक्रम में हमारे जितने भी सम्मानित सदस्यगण हैं वो सभी हम सभी के बीच में आ चुके हैं, और विधिवत ढंग से अब हम कार्यक्रम को जो है प्रारंभ करते हैं। लोकपहल, जैसा कि अब कोई एक अपरिचित सा नाम नहीं रह गया है। पिछले 2 वर्षों से लगातार इस नियमित रविवारी परिचर्चा माला का आयोजन लोकपहल अपने द्वारा अपने मंच के द्वारा जो है कराता आ रहा है। और हालांकि अब इसके बड़े परिचय की जरूरत तो नहीं रह जाती, लेकिन फिर भी जब हमारे कोई भी सम्मानित वक्ता अतिथि या अन्य कोई नए सदस्यगण जो है इस मंच के माध्यम से जुड़ते हैं, तो उनके लिए इसका परिचय थोड़ा बहुत देना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले इस रविवारी आभासी परिचर्चा माला कार्यक्रम में एक बार इस मंच से जुड़े हुए अपने सभी सम्मानित अतिथि, वक्ता अतिथि और साथ साथ में सदस्य गणों की उपस्थिति को सादर नमन करते हुए मैं डॉक्टर इसकेश सिंह एक बार फिर से इस मंच से जुड़े हुए सभी श्रोताओं और आने वाले समय में, चूंकि ये कार्यक्रम लाखों लोगों के बीच में जो है वो भेजा जाता है, स्ट्रीम किया जाता है, तो उन सभी को मैं अग्रिम रूप से हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हुए मैं आपको बताता चलूं कि लोकपहल का अपना 2 परिचय है। एक परिचय तो इसका
सहभागिता के मंच के रूप में है, जहां पर इसकी एक प्रमुख भूमिका सरकार और साथ साथ में जनता के मध्य में संवाद स्थापित करने और सहभागिता स्थापित करने की है, जहां पर यह मंच एक सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में लगातार पिछले 2 वर्षों से काम करता आ रहा है, जिसने कि न केवल जनता की समस्या और मुद्दों को बड़ी मजबूती से सरकार तक पहुंचाया है, बल्कि सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं सुविधाओं को से भी लगातार जनता को अवगत कराता रहा है, उनकी समीक्षाएं जनता तक जो प्रेषित करता रहा है। लेकिन ये इसके परिचय का एक अलग पक्ष है, जबकि इसका प्रमुख पक्ष अगर हम कहें तो मूलतः लोक पहल जो है वो भारतीय सनातन संस्कृति की संरक्षा के लिए, स्वावलंबी एवं स्वदेशी भारत के निर्माण के लिए एक कटिबद्ध मंच है। और लोक पहल को राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत जो वरिष्ठ स्वयंसेवकों की एक टोली है, जिनकी एक लंबी संघ आयु है, उनके द्वारा स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और स्वदेशी भारत के निर्माण की संकल्पना के लिए चलाया जाता है। हम लोक पहल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में आगामी आने वाले वर्षों में विस्तार को देखते हुए न केवल राज्य के तमाम लोक कल्याणकारी कार्यों की, बल्कि नागरिकों, किसानों, महिलाओं, छात्रों के सर्वोत्तम भविष्य के मॉडल की संकल्पना भी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण मंच को यह मूर्त रूप देने में कुछ जो हमारे वरिष्ठ संरक्षक मंडल और साथ साथ में हमारे मार्गदर्शक जो रहे हैं, मैं उनको भी आपको बताता चलूं कि इस मंच को यह मूर्त रूप डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौर, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और प्रसिद्ध शिक्षाविद और एक जो है लंबी संगाई वाले स्वयंसेवक हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर बाबूलाल आर्य जी, जो पूर्व कुल सचिव इलाहाबाद विश्वविद्यालय और एक लंबी संघायु के जो है स्वयंसेवक हैं, उनका जो है वो इस मंच के संरक्षक मंडलों में से हैं। साथ साथ में इस मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं। साथ साथ में इसके अन्य प्रमुख जो है अभिभावक और संरक्षक मंडल में डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, जो कि इस समय वरिष्ठ वैज्ञानिक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उसके IMS डिपार्टमेंट से हैं। और साथ साथ में डॉक्टर आलोक चौहान जी, जो कि मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के इस समय डायरेक्टर हैं, और अविनाश पाथर्डीकर जी, जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के प्रबंधन संकाय के इस समय निदेशक हैं। वो इस मंच के कहिए तो प्रमुख आधारभूत स्तंभ लोगों में से हैं। इसके साथ साथ इस मंच को मजबूत नींव देने में डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी प्रयागराज, डॉक्टर हर्षमणि सर, डॉक्टर भावेश जी और साथ साथ में जो है तमाम हजारों जो है कार्यकर्ताओं का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हमारी उपस्थिति उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेश के लगभग 90 से अधिक जिलों में लगभग 15,000 से अधिक जो है सदस्य और 1500 से अधिक समर्पित कार्यकर्ता इस मंच के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। मंच के परिचय के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि इस मंच के अन्य सभी जो है महत्वपूर्ण कार्यों के साथ साथ में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक रविवार को एक महत्वपूर्ण प्रासंगिक और लोक कल्याणकारी मुद्दे को लेकर के परिचर्चा माला के रूप में करवाया जाता है, जिसमें हम उस क्षेत्र के आधिकारिक और जो है अधिष्ठाता विद्वान को हम आमंत्रित करते हैं और उनका वक्तव्य आपके समक्ष हम जो है वो प्रस्तुत कराते हैं। इसी कड़ी में आज की रविवार की परिचर्चा माला में हम लोक पहल के माध्यम से आपके समक्ष भारत की महान विभूतियों में से, और अगर ये कहा जाए कि जिन्होंने भारत के राष्ट्रवादी विचारधारा को एक स्वरूप प्रदान किया है, उसके राष्ट्रवादी विचारधारा के अगुआ में से एक जो है श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन वृत्त और उनके जीवन दर्शन को लेकर के आज हम इस परिचर्चा माला में आपके समक्ष इस क्षेत्र के आधिकारिक विद्वान और दिल्ली प्रदेश के जो है बड़े ही सम्मानित और मानद जो है महामंत्री डॉक्टर नीरज तिवारी जी के सानिध्य में इस परिचर्चा माला को आज हम जो है संपन्न करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं सबसे पहले आज के जो सम्मानित वक्ता अतिथि डॉक्टर नीरज तिवारी जी हैं, उनके विधिवत परिचय के लिए, चूंकि लोक पहल की एक अपनी मान्य परंपरा रही है कि हम अपने वक्ता अतिथियों का विधिवत परिचय देते हैं, उसके लिए मैं संगीता शर्मा जी को, डॉक्टर संगीता शर्मा जी को जो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं थोड़ा परिचय संगीता शर्मा जी को का आपको देता चलूं कि संगीता शर्मा जी जिन्होंने कि नारी उत्थान और लव जिहाद के मुद्दे पर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है,
और इसके साथ साथ वो सहर्ष वेलफेयर सोसाइटी, जो कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एनजीओ है, इसके माध्यम से जन सेवा चिकित्सा केंद्र का संचालन भी करती आ रही हैं। और ये भाजपा महिला मोर्चा की एक जो है एक प्रसिद्ध नेत्री के साथ साथ ब्रज क्षेत्र की क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं। और इसके साथ साथ बड़े मंचों पर इनकी बड़ी मुखर उपस्थिति जो है, स्वयंसेवक संघ के मंचों पर और अन्य राजनीतिक मंचों पर भी एक प्रखर वक्ता के रूप में इनकी उपस्थिति रही है। मैं आपसे बड़ा ही सादर अनुरोध करता हूं कि आप आज के वक्ता अतिथि नीरज तिवारी जी का विधिवत परिचय प्रस्तुत करें। संगीता शर्मा जी। उपस्थित सभी सम्मानीय जनों को प्रणाम करती हूँ। साथ ही हमारे माननीय नीरज तिवारी जी, आपका इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में संचालित राष्ट्रोन्नति को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म लोक पहल पर आज के वक्ता श्री नीरज तिवारी जी हैं। आपका जन्म बिहार के चंपारण जिले में हुआ है। आप बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। आपने माध्यमिक शिक्षा कालखंड के समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रूप से कार्य किया है। तत्पश्चात आप दिल्ली आए एवं भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रदेश मंत्री रहकर नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। आपने भाजपा दिल्ली प्रदेश में प्रदेश स्तर के विभिन्न दायित्वों को कुशलतापूर्वक निर्वाहित किया। वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के यशस्वी प्रदेश मंत्री व भाजपा जे सेल प्रदेश प्रभारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही सुंदर ढंग से विधिवत परिचय आज के हमारे वक्ता अतिथि का कराने के लिए आपका संगीता शर्मा जी। और जैसा कि मैंने सभी अपने श्रोताओं को बताया है कि आज का जो विषय है वो हमारे देश के बड़े ही प्रसिद्ध मतलब प्रख्यात विभूति और प्रख्यात सैद्धांतिक चिंतक, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक एवं ख्यातिलब्ध छवि एवं बहुमुखी तेजस्वी प्रतिभा के धनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन एवं उनके दर्शन पर ये कार्यक्रम जो है आज का जो है आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसमें हम सभी जो है न केवल इसको आने वाले समय में अपने लोगों के बीच में बड़ी संख्या में जो है हम इसको प्रेषित करें। तो बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं आज के मुख्य वक्ता अतिथि श्री नीरज तिवारी जी को आज के पाथेय के लिए आमंत्रित करता हूं। नीरज तिवारी जी। लगता है नीरज तिवारी जी का आशुतोष जी, क्या आप तक मेरी आवाज जा रही है? लगता है नीरज जी जो है कुछ नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण इस लिस्ट से निकल गए हैं। आज दिल्ली में भी नेटवर्क की समस्या है। जी 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 आशुतोष जी, काफी समस्या है दिल्ली में नेटवर्क की। तो एक बार फिर से आप संपर्क करें जो है। आशुतोष जी भाई साहब, एक बार संपर्क करने का प्रयास करें, संभवतः आप कर रहे होंगे। जी भाई साहब।
यहाँ पर तो अभी अटेंडी लिस्ट में वो नीरज जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। आ गए हैं वो, उनको पैनल में ले लो नीरज जी भाई साहब। हाँ हाँ, आयुष जी एक बार नीरज जी को आप पैनल में लें। आयुष जी, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है। वो करते ना वही बहुत बनाया। आयुष जी एक बार आप नीरज जी को आप पैनल। जी नीरज जी हमारे बीच में आ गए। नीरज जी जी हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं आपके वक्तव्य के लिए, आपके आज के जो है पाथेय के लिए। संगीता जी ने बड़े ही विधिवत तरीके से, बड़े सुंदर तरीके से जो है आपका परिचय प्रस्तुत कर दिया है, तो हम आज के वक्तव्य के लिए आपको पुनः जो है सादर आमंत्रित करते हैं। नीरज तिवारी से आपकी आवाज, आपकी माइक बंद है नीरज जी। जी भाई साहब। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्कार। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ थोड़ा विलंब से ज्वाइन करने के लिए। और आज का जो विषय है ये एक बहुत ही बड़ा राष्ट्रवाद व्यक्ति का विषय है। हम लोग तो उसमें बहुत कम ज्ञान रखते हैं, लेकिन फिर भी आपने आमंत्रित किया, जो हमारे राष्ट्र निर्माण में जिनका सबसे ज्यादा भूमिका रही है। ये माननीय श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो योगदान है इस देश के लिए, और विशेष रूप से राष्ट्र निर्माण के लिए, जैसा आप बता रहे थे कि स्वदेशी चीजों के लिए, इसको कभी भी देशी नहीं विदेश नहीं भूल सकता है। बहुत कम लोगों को ये शायद मालूम हो कि कांग्रेस जो एक एजेंडा चला रहा था कि किस तरह से इस देश का विभाजन किया जाए, उसको उन्होंने अपने विवेक से इस चीज को भांप लिया था कि आने वाले समय में जिस सरकार के वो हिस्सा हुए थे और उन्होंने इस्तीफा दिया, और एक ऐसी पार्टी की जरूरत महसूस किया उन्होंने कि एक ऐसी पार्टी बने इस देश में जो देश के लिए, सनातन के लिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए वो पार्टी आगे चल के इस देश का निर्माण करे और देश को मजबूत करे और देश को अखंड बना के रखे। तो इसके लिए इस देश ही नहीं पूरे विश्व में उन्होंने जो किया, इसकी सराहना जो भी राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, चाहे वो भारत हो या कोई भी कंट्री हो, हर कंट्री के नौजवान को उनकी जीवनी को पढ़ना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। विश्व के मैक्सिमम कंट्री अपने राष्ट्रवाद की बात करता है और उसके लिए नौजवान, उसके लिए जो विद्वान होते हैं वो काम करते हैं। लेकिन उस समय जब देश आजाद हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अलावा उस मंत्रालय में शायद ही कोई ऐसा मंत्री था जो इस चीज को भांपा था कि यह देश विभाजन की एक प्लानिंग है अंग्रेजों का, और जिसका। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है जी। थोड़ा नेटवर्क का इशू है। तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक यही ऐसे मंत्री थे जिन्होंने इस चीज को भांपा कि ये सरकार जो है ये राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं है। यह सरकार जो है वह इस देश और स्वदेश और नौजवानों और छात्रों और हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए समर्पित नहीं है। ये तो अंग्रेजों के एजेंडा पे चल रही है, और इस गोपनीय एजेंडा जो उनका हिडन एजेंडा था उसको उन्होंने भांपा। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया और उसके बाद जो जनसंघ की गठन हुई थी, उसके बाद उन्होंने जो आंदोलन चलाया, उस समय उन्होंने सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस के एजेंडा में था पंजाब विभाजन, बंगाल विभाजन, इसका विरोध उन्होंने शुरू किया। और जो सर्वव्याप्त है जो जी आवाज जा रही है ना? जी आपकी आवाज आ रही है। जो ये सर्वव्याप्त है और जन जन तक ये पहुंचा हुआ है कि एक ही देश में दो निशान, दो तरह के व्यवहार, ये नहीं चलेगा, उसका आंदोलन उन्होंने जो शुरू किया उसका परिणाम हुआ सब लोग जानते हैं कि उनको किस तरह से प्रताड़ित करके और हमारे बीच से श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो एक राष्ट्र निर्माता थे वो नहीं रहे। लेकिन कोई कल्पना उस समय जो उस पार्टी की गठन हुई थी तो नहीं किया होगा। सबसे बड़ी बात है कि उस समय के तत्कालिक सरकार के कोई भी, आप जितने मंत्री थे, मैं उनका लिस्ट था लेकिन व्यस्तता के कारण वो लिस्ट मैं नहीं ला पाया हूं अभी,
तो इसलिए मैं आप लोगों को बताता कि उस समय के सरकार में जो मंत्री थे उसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आदमी सरकार और राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहता था। एक उनकी सबसे बड़ी बात थी कि शायद, जहां तक मुझे नॉलेज है, कि सबसे कम उम्र में देश ही नहीं दुनिया में सबसे पहला वीसी वो हुए थे, सबसे कम उम्र में। और इन सारी चीजों के अलावा जो उनकी क्षमता थी, जो सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए जिस पार्टी का उन्होंने गठन किया, आज सब कोई जानते हैं कि उस सिद्धांत से समझौता नहीं करते हुए वो पार्टी आगे चल के फिर श्रद्धेय अटल जी ने उसका नाम दिया, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। भारतीय जनता पार्टी के रूप में आज जो देश ही नहीं पूरे विदेश में उसी जो एक वृक्ष का बीज रोपा गया था, आज कितना प्रस्फुटित हो रहा है और किस तरह से इस राष्ट्र को बचाया जा रहा है और बचाया गया है, इसका परिणाम सिर्फ आया तो वो व्यक्ति थे श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को हमारा मानना है कि आपने जो विषय रखा, ये इतनी अच्छी विषय है कि इस पर तो लंबी चर्चा परिचर्चा हो सकती है, उन पर रिसर्च चल रहा है। हम लोग तो एक साधारण व्यक्ति होने के नाते, एक पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते हमेशा उनके बारे में पढ़ते हैं। एक सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे देश के। दूसरी चीज है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब मुस्लिम लीग की राजनीति से बंगाल को वातावरण को दूषित किया जा रहा था, मुस्लिम लीग जो था वो बंगाल के वातावरण को दूषित कर रहा था, जिसका परिणाम हम लोग आज भी देखते हैं। आप बंगाल में जब रूरल एरिया में जाइएगा तो आज भी उसी का परिणाम है। उसका विरोध उन्होंने किया और उस समय कभी भी किसी भी ऐसे चीज का अपने मतलब स्वार्थ या किसी भी हित के लिए उन्होंने इस चीज को कभी भी प्रश्रय नहीं दिया। ये एक सबसे बड़ी बात है कि कभी भी राष्ट्र के सामने और राष्ट्र हित के सामने चाहे कोई भी पद चला जाए, चाहे कोई भी उनकी जो संगठनात्मक व्यवस्था था उसमें कुछ रहे या नहीं रहे, लेकिन वो उससे समझौता नहीं किए। बाकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो योगदान है इस देश के लिए, उनके जो थॉट है, उस चीज को हमारा मानना है कि हमें पढ़ना चाहिए और उस पर हम लोगों को लगातार सेमिनार करना चाहिए। और इस तरह के सेमिनार से आज मान लीजिए हजारों सैकड़ों लोग आपसे जुड़े हैं। लोकपाल जो ये काम इतना अच्छा कर रहा है, मुझे नहीं मालूम था कि इतना अच्छा काम, मुझे जब बताया गया तो मैं पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। उसके बाद मुझे सूचना काफी पहले मिल चुकी थी, लेकिन मुझे लगा कि लोकपाल मतलब एक क्षेत्रीय स्तर पर, लेकिन जब मैं अभी आपसे सुना कि कई राज्यों में आपका विस्तार है और कई राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं इन चीजों से, तो इस चीजों को लेके ऐसी व्यवस्था बनाइए। और इसको जैसे आप रविवार को करते हैं, एक रविवार के अलावे भी इस पर जो वेबिनार है, उसके अलावा मेरा एक सुझाव है कि आप विभिन्न जगहों पर, जैसे प्रत्येक स्टेट में, कभी यूपी, कभी दिल्ली, कभी मध्य प्रदेश, कभी राजस्थान, एक फिजिकल मीटिंग का भी शुरुआत किया जाए। अगर आप कर रहे होंगे तो अच्छा चीज है, अगर नहीं हो तो मेरा पर्सनल सुझाव है कि इसको किया जाए। मेरी आवाज थोड़ा कट कट के जा रही है जी। हाँ, थोड़ा सा नेटवर्क की समस्या है, लेकिन क्योंकि फिर मैं भी आप थोड़ा अपनी बात रखें जी। नेटवर्क ठीक कर आ रहा है नेटवर्क, इसको नेट को ऐसे लगा दीजिए। नहीं, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट आ रही है तिवारी जी। अपने अभिभाषण को निरंतरता में बनाए रखिए। जी 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 जी। आगे मेरा जो मानना है, जिस विषय को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन काल शुरू से ही जो लोग पढ़ते होंगे या जानते होंगे, वो जरूर जानते होंगे कि उन्होंने बचपन काल से ही इस देश के हित के लिए सोचा। बाकी तो वाला ही ज्यादा कराता हूँ। आपने लखी राह भी 4 बार अखिलेश सर आपकी आवाज सर, जो अखिलेश सर आप अपना माइक सर एक बार अगर बंद कर दें, क्योंकि सर आवाज आ रही। जी जी नीरज जी आप कंटिन्यू करें सर। मैं वही कंटिन्यू कर रहा था कि श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो बचपन की सोच थी, उस सोच के बारे में जब आप जानिएगा, लोग समझेंगे, तो ये जान जाएंगे कि उन्होंने बचपन से जो जिस वातावरण में उन्होंने अपने आप को विकसित किया था,
बचपन में ही उनका वातावरण राष्ट्रवाद का हो गया था और बचपन से ही उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक इस देश में स्वदेशी निर्माण के लिए, जब तक इस देश में सनातन संस्कृति के निर्माण की सरकार नहीं होगी, जब तक इस देश में इस देश के ही निर्माणित चीजों का और इस देश के ही जो हमारी संस्कृति है, उपनिषद है, जो हमारा संस्कार है, उसको अगर विकास करने वाला सरकार नहीं होगा, अगर हम प्रो फॉरनर हो जाएंगे तो इसकी संस्कृति मिट्टी में मिल जाएगी। और उन्होंने इस चीज को बहुत गहन अध्ययन किया था। जैसे आप नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का क्या सोच था। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जो भी धार्मिक स्थल थे हमारे, जिसको किस तरह से जीर्ण जीर्ण किया गया था, और उससे ना ही हमारा केवल धार्मिक अवरोध हुआ था, बल्कि इस देश का जो विकास करने की सोच थी, जो इस देश के विकास के लिए जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त हो सकती थी, जहां से हमें शिक्षा प्राप्त हो सकती थी, उन चीजों को नष्ट करने के पीछे इस देश की संस्कृति को खत्म करने का उद्देश्य था। और उसमें सहभागिता, उस समय जब देश की विभाजन हो रही थी, उसमें सहभागिता तत्कालिक ब्रिटिश शासन का था, जिसमें ब्रिटिश शासन के जो लोग थे, उसमें जो लोग, आप देखिए इसमें जितने भी लोग उस तत्काल में उन लोगों के द्वारा इनपुट किया गया, जो सरकार बनी स्वतंत्र भारत की, जिसमें इनपुट किया गया, जिनको पावर दिया गया, वो लोग बिल्कुल पोषित थे कहाँ से? इंग्लैंड से। उनकी सोच यहाँ की संस्कृति और यहाँ की संस्कार की नहीं थी, ये क्लियर बात था। और उन्होंने इस चीज को पहला व्यक्ति होने के नाते, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस मंत्रालय के आप लिस्ट देखिए, उस लिस्ट में इनके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस चीज को भांप पाया कि ये तो हिडन एजेंडा चल रहा है। सरकार तो बना दिया गया है, देश तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन जब हमारी संस्कृति ही नहीं रहेगी, हमारी सभ्यता ही नहीं रहेगी, हमारा शिक्षा व्यवस्था ही नहीं रहेगा, तो इस देश को कहाँ ले जाएगी ये सरकार? इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया था। और इस्तीफा के पीछे जो कारण बताया जाता है, जो अभी के उस समय के तत्कालिक इतिहास या प्रेस मीडिया में आया, वो एक्चुअल नहीं था। एक्चुअल जो ये था कि वो जो मैं बता रहा हूँ कि ये था कि उन्होंने इस चीज को भांपा कि ये जो हिडन एजेंडा चल रहा है अंग्रेजों का, इस सरकार में बैठा के और इस देश को बर्बाद कर दो, इसकी संस्कृति को बर्बाद कर दो, इनकी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दो, इनके नौजवानों की जो सोच है उसको कोलैप्स कर दो। तो उस व्यवस्था को बनाने के लिए इन्होंने एक राष्ट्रवादी पार्टी का निर्माण किया, जो पार्टी आज के डेट में भारत में ही नहीं विश्व में इतनी बड़ी पार्टी के रूप में बनी है। और उस समय जो बन गई है, तो आज आप देखिए उनके चीजों को जो रिसर्च हो रहा है, वो अब धीरे धीरे निकल के आ रहा है। और वो जो निकल के आ रहा है, अभी भी हमको लगता है, मुझे जो लगता है कि हम लोग श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, हमारे देश के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, जितने भी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, या जो भी कॉलेजेज स्कूल जो है बच्चों का, उसमें हमको लगता है कि अभी भी हम लोग 25% 15% से ज्यादा नहीं दिखा पाए हैं उनकी सोच को। तो सबसे बड़ी बात है कि उनकी सोच को कम से कम 50% हमारे देश के नौजवानों तक, छात्रों तक, जो बच्चे हैं उनके स्कूलों तक, जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, जो हमारे रिसर्च सेंटर हैं, वहां तक जानी चाहिए। और इस पर काम करने की जरूरत है। ये सिर्फ सरकार का विषय नहीं है, ये देश के एक एक व्यक्ति का विषय है। और इस विषय को जब हम पहुंचा देंगे, उस दिन हम सफल हो जाएंगे कि उन्होंने जो अपना त्याग किया, उन्होंने जो अपने प्राण की न्यौछावर की इस देश के लिए, ये एक ही देश में दो तरह का विधान नहीं चल सकता है। और आज के डेट में तब हम मानेंगे कि श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो सोच थी, उस सोच को हम अपने देश में पूरी तरह से पहुंचा पाए हैं। चाहे हम लोग जो भी कहें, लेकिन उस सोच को हम लोगों को हर विद्यालय में, हर स्कूल में, और जो लोकपाल काम कर रहा है, मैं एक बार आग्रह करूंगा आपकी पूरी टीम से कि आप लोग जो हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग स्कूल में मिले हैं, स्कूल के जो बच्चों का कभी कभी कार्यक्रम होता है, जैसे मैं कई स्कूलों में जाता हूँ, राजस्थान में गया था एक बार, तो फैमिली फर्स्ट करके मैं एक अपनी बात रखता हूँ कि परिवार का क्या महत्व होता है, तो देश का महत्व क्या है और देश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का क्या महत्व था, उनकी सोच क्या थी, इसमें लगभग जो हमारे बच्चे 7th 6th के ऊपर होते हैं, वहाँ की कोई भी कार्यक्रम में एक बार जरूर मिलके और स्कूल टू स्कूल, ताकि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके दिमाग में ये चीज आए कि हमारा राष्ट्र क्या था और उनकी सोच क्या थी, और उनके सोच के कारण, श्यामा प्रसाद जी के सोच के कारण आज इस देश में संघर्ष करके कितने दिनों बाद उस
विचारधारा की सरकार आई है भारत में, और आज के डेट में जो चीजें किया जा रहा है वो भी 25% भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए जब तक बच्चों के दिल में, जो ग्रो अप बच्चे हैं, उनके दिल में, दिमाग में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की छवि और उनकी जो थॉट है वो आएगा, जब कोई पॉजिटिव थॉट है। ऐसा नहीं है कि कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ऐसा नहीं, किसी ऐसे सोच के व्यक्ति थे जो कि ब्रॉड माइंडेड और राष्ट्र के लिए नहीं सोचता, अपने पार्टी के लिए। उन्होंने तो राष्ट्र के लिए सोचा है। उन्होंने तो इस देश की संस्कृति को बचा दिया, उन्होंने तो इस देश के विभाजन को बचा दिया, कई टुकड़ों के विभाजन को बचाया। उन्होंने तो इस देश की सभ्यता, संस्कार और संस्कृति के लिए अपनी प्राण को निछावर किया। नहीं तो आज के डेट में जो चीजें लागू हुई वो और विस्तृत हो जाती। हम 2 टुकड़े से 3 टुकड़े 5 टुकड़े तक हो सकते थे, भले उस समय एक टुकड़ा दिख रहा था, लेकिन उन्होंने इस चीज को भांपा था और वो जो रुका। इसलिए मेरा एक ही चीज मानना है, आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह भी है कि इस चीजों को हम स्कूल तक पहुंचाएं। उनकी जो सोच है और जो लोकपाल काम कर रहा है इतना अच्छा कई स्टेटों में, उसको हम लोग स्कूलों तक, स्कूल के लोगों तक मिलके साल में एक बार नहीं तो कम से कम हर साल में 4 स्कूल को हम लोग ऐसे पकड़े जो स्कूल काफी मॉडर्न है। अब जैसे हम सरकारी स्कूल में भी जाते हैं तो हम वैसे स्कूलों में भी जाएं जो काफी अपने को मॉडर्न कहते हैं, और इनके थॉट को जब बताएंगे, अगर हम 2000 बच्चों के बीच में श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की सोच और ये राष्ट्र के निर्माण और जो स्वदेशी निर्माण है हमारा, और जो हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता है, इसके बारे में अगर हम 1000 बच्चों तक पहुंचाए, अगर 10 बच्चे भी उसमें से इस चीज को एडॉप्ट किए। मैं उदाहरण के तौर पर एक बात बताना चाहता हूँ कि आप, एक संस्था है इस्कॉन, उन लोगों का एक टारगेट होता है कि इस्कॉन, आप जानते होंगे इसमें से बहुत लोग, कि वो उस चीज को प्रचारित करके उसमें बड़े से बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े थॉट वाले लोग आते हैं, तो उसमें से 100 में से 2 भी वो प्रचारक निकाल देते हैं इस्कॉन के प्रचार के लिए, गीता बेचने के लिए, तो वो अपने को सफल मानते हैं। आप उसको रिसर्च कीजिए। तो मेरा मानना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो विषय है वो व्यक्तिगत विषय नहीं है, वो किसी पार्टी का विषय नहीं है, ये राष्ट्र का विषय है। और वैसे थॉट के लोग अगर हमारे समझ से अगर पूरे 10 साल 20 साल में भी हमारे जो कुछ विद्वान वैसे निकले तो इस राष्ट्र की मजबूती होगी। और वो कहाँ से शुरू हो सकता है? जो मुझे लगता है कि इसे हमें स्कूल से शुरू करना चाहिए। जो हम अभी वेबिनार कर रहे हैं उसमें हम एक बार बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, स्कूल से जुड़ना चाहिए, और खास तौर से वैसे स्कूल जहां पर ये विचारधारा नहीं पहुंच पा रही है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या थे, इनका थॉट क्या था, एकात्म मानववाद क्या था। इसका जितना प्रसार प्रचार हमारे प्रदेश, देश के अलावा बाहर होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी हम लोगों को एफर्ट्स लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप, ग्लोबलाइजेशन है, दुनिया का ग्लोबलाइजेशन है, आप नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। हम आधुनिकता के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ अपने विचारों को नहीं प्रचार करेंगे, अपने जो भी महान विभूति हैं उनके बारे में अगर हम नहीं पहुंचाएंगे ग्लोबलाइजेशन के रूप में, तो हम उसमें पिछड़ेंगे। और अभी के ये समय सबसे उचित है कि श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की थॉट, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी की थॉट, इसको हम लोग आगे देश ही नहीं विदेश तक पहुंचाए। और 2 चीज, स्कूल और देश से बाहर, इसके लिए लोकपाल काम करे और हम लोगों का सहयोग और समर्थन और हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं बहुत कम तैयारी के साथ आया था, और लेकिन जो कुछ लिस्टें थी, अगर अगला मौका मिलेगा, आपका मेल आईडी होगा तो मैं उसमें कुछ चीजें भिजवाऊंगा जो मुझे मालूम है, जो मैंने कुछ दिनों से इकट्ठा किया था, लेकिन संयोगवश किसी सामाजिक कार्य की वजह से मुझे बाहर में रह के ज्वाइन करना पड़ा। तो मैं उस चीजों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इतने अच्छे विषय पर हमें बोलने के लिए बुलाया गया, और आगे भी हम लोकपाल से जुड़े रहेंगे, और जैसा भी होगा आप लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जो सादर धन्यवाद और आभार आपका। आपने कहा कि जो है समय कम, थोड़ा सा आप जो है वो दे पाए, लेकिन इस कम समय में आपने ऋषि थोड़ा सा मैं बोल लूं तो आप कंक्लूड करिए। ठीक। माननीय नीरज तिवारी जी का कार्यक्रम बहुत पहले से आशुतोष जी ने तय कर रखा था, और आज संघ के विद्या भारती प्रकल्प के प्राध्यापकों का चयन करना था, और दायित्व तो मुझे दिया गया था, तो सुबह से ही आ गया था, और सुबह शारीरिक रूप से अस्वस्थ था,
यहाँ संघ चालक डॉक्टर अनिल सिंह जी हैं, उनके यहाँ जाकर जी। चिकित्सा हुई तो राहत मिली। तो आशुतोष जी। जी का फोन आया कि सर आप जुड़िए, जी, क्योंकि जी। लोकपहल का प्रायः संचालन मैं करता हूँ और जी, ऋषिकेश जी। ने बहुत सुंदर परिचय प्रस्तुत किया होगा। आज जी। आपने जिस विषय की प्रस्तावना रखी है, जो विषय रखा है, वह चिर शाश्वत है, सामयिक नहीं है। एक जमाने में जनसंघ का नारा हुआ करता था, एक देश दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा। और जब उनके प्राणों का उत्सर्ग हो गया, प्राणोत्सर्ग राष्ट्र के धधकते अग्निकुंड में जब अपने प्राणों की आहुति डॉक्टर श्यामा प्रसाद ने दी थी, तो उस समय भी एक स्लोगन था हर भारतीय के मन में कि जहां मुखर्जी बलिदान हुए हैं वो कश्मीर हमारा है। और उस कश्मीर की तार्किक परिणति मुखर्जी के अनुयायियों, माननीय मुखर्जी जी के अनुयायियों ने किस प्रकार उसको स्वरूप और आकार दिया, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आपका पूरा अभिभाषण केंद्रित था, मैं जितना सुन पाया, उसकी जो स्पिरिट थी, जो उसकी आत्मा है, वो आत्मा है कि अगर हम अपने पूर्वजों को विस्मृत कर देंगे तो केवल गुलामी मिलेगी। 712 में मीर कासिम का आक्रमण हुआ, तब से हम आक्रमणों का क्रम ही झेलते हैं। और भारत 25 जून की वो तिथि थी, गंगा दशहरा 1925, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिस्थापना हुई, सिर्फ इसलिए कि हम अपने अतीत को देखें, अपने अतीत पर गौरव करें और यह मीमांसा करें, यह मंथन करें कि यह गुलामी क्यों आई है। उस समय कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन पूज्य हेडगेवार जी ने जो संकल्पना संरचना दी, उसको राजनीतिक जीवन में चरितार्थ करने का श्रेय श्यामा प्रसाद जी को है। श्यामा प्रसाद जी देश के पहले विधि मंत्री थे और यह अनवरत प्रक्रिया चलती रही, निरंतरता में उनका संघर्ष चलता रहा जब तक प्राणों का उत्सर्ग नहीं हुआ। तो आज इस युवा पीढ़ी को, जो युवा पीढ़ी पर रंग चढ़ा रहता है साम्यवाद और भारत में जो समाजवाद के विभिन्न स्वरूप हैं, विभिन्न जो विचारधाराएं हैं, उसका जो स्वरूप चढ़ा है, उसका स्वरूप मिटाना, भारतीय स्वरूप को गाढ़ा करना, रंग रोगन करना और भारत को भारतीयता के पथ पर अग्रसर करना। आपके पूरे भाषण को मैं सुन रहा, वही थीम है, एक बेचैनी है, एक पीड़ा है कि हम क्यों ना अपने गांव के गलियों तक, सामान्य आदमी तक, और दत्तोपंत जी ठेंगड़ी कहा करते थे कि सामाजिक समानता से भी जरूरी और आवश्यक है सामाजिक समरसता। और जब तक सामाजिक समरसता नहीं आएगी तो वो जाति पर तोड़ेंगे, हम राष्ट्र से जोड़ेंगे, तो उसके लिए समरसता आवश्यक है। अपने अभिमान को पीछे करके राष्ट्र पर दलित भी मेरा है, सब कुछ मेरे है, यह भाव जागृत करके जन जन तक पहुंचना संभवतः स्वामी श्यामा प्रसाद जी के प्रति हम लोगों की कृतज्ञता और श्रद्धांजलि होगी, विनम्र श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि वह महत्वपूर्ण बिंदु है श्यामा प्रसाद जी, जहां से अतीत को देखना है और वर्तमान के लिए अपने मार्ग को प्रशस्त करना है। श्यामा प्रसाद जी अपने चिंतन से, अपने अभिभाषण के काल के वक्ष पर जो अमिट छाप छोड़ा है, वही उसी की तार्किक परिणति आज भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक खड़ी है और भारतीयता जागृत हुई है। क्षमा के साथ कहूंगा, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मंच से लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम नहीं कहा करते थे, जय हिंद होता था। एक पूरा नैरेटिव चेंज हुआ। आज यशस्वी प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। यह ऐतिहासिक परिवर्तन आया है, कितना भ्रम भंजन हुआ है। और आज की आपकी का व्याख्यान, आपका पाठेय सरल, सहज, बोधगम्य और श्यामा प्रसाद जी के जो भारत के मानस पर जो धुंध छाया हुआ था ना, उस धुंध को छाप करके, साफ करके एक नव चेतना का संसार किया है। ये छोटा सा मंच है, लेकिन जैसे ही हम यूट्यूब पर, ये प्रसारण उस पर भी हो रहा है लाइव, फेसबुक पर, ट्विटर पर, तो हम लाखों के बीच जाते हैं। नीरज जी का बहुत बहुत आभार और हम लोग फिर संवाद करते रहेंगे। आशुतोष है तो आप मेरे बहुत प्रिय अनुज हैं, ऋषि हैं। अब मैं माइक ऋषि को देता हूँ। ऋषि।
बहुत बहुत आभार सर। आपकी कमी सर हम लोग जो है कभी से सर जो है महसूस कर रहे थे, क्योंकि आपकी उपस्थिति जो है इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को एक अद्भुत जो है वो न केवल सामंजस्य बल्कि एक एक जो है वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण रूप दे देती है। और वो सर वो कमी हम लोगों को महसूस हो रही थी। आपने सर बड़े ही सुंदर तरीके से इस पूरे के पूरे व्याख्यान को जो है कंक्लूड कर दिया है। अब इसके बाद जो है मैं चाहूंगा कि संगीता शर्मा जी जो है एक बार फिर से विधिवत धन्यवाद ज्ञापन जो है इस पूरे कार्यक्रम का करें। और इसके साथ साथ मैं वास्तव में सर आशुतोष जी को बड़े मतलब हृदय तल से आभार इतने अच्छे कार्यक्रम के संयोजन के लिए मैं जो है वो अपनी तरफ से प्रकट करूंगा। संगीता शर्मा जी, आप एक बार विधिवत धन्यवाद ज्ञापन आज के पूरे कार्यक्रम का करें। जी धन्यवाद जी। सबसे पहले जो हमारे मुख्य वक्ता हैं नीरज तिवारी जी, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। बहुत ही सरल शब्दों में आज उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जीवंत किया है, उनको एक तरीके से एक रूप दिया है। बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग तो जानते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, लेकिन अगर कहें सामान्य जन के बारे में, आज हम किसी से भी जीवनी पूछने बैठ जाएं या उनके बारे में पूछने बैठ जाएं तो किसी को ज्ञात नहीं है कि क्या हुआ था, उनके कार्य क्या थे, उन्होंने कितना कितना त्याग किया। जिस तरह से आज हम नीरज तिवारी जी ने बताया कि देश आजाद होने से और उसके बाद में जिस तरह से एक एजेंडा चला, उन सबको भांपे, उन सबको पे कार्य किया, अपना पूरा एक जनसंघ का निर्माण किया। तो यह सब, और मैं तिवारी जी की बात से इस बात से बहुत सहमत हूँ कि यह विषय स्कूलों में जरूर आना चाहिए। ये एक सेमिनार होनी चाहिए जिसमें बच्चों को आखिरकार ज्ञात तो हो कि ये एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कार्य किए, जनसंघ से बीजेपी तक का जो सफर था वो किस तरह से तय किया गया, वो किस तरह से आगे बढ़ाया गया संगठन को, कितना उन्होंने कार्य किया। तो इस बारे में विचार किया जाए। और मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि बच्चों में हमें ज्यादा से ज्यादा उनको इस चीज की नॉलेज करानी चाहिए कि मतलब उनको हमारे जितने भी प्राचीन वो हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए कार्य किए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं, छुपे हुए हैं, जो आगे नहीं आए, तो उनको आगे लाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज तिवारी जी, आपने इतना सरल, इतने सीधे शब्दों में हमें इतना ज्ञान प्राप्त किया। उसके अलावा उसके बाद में मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। सभी ने वक्त दिया और अपने 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 सही विचारों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, मुझे इतने अच्छे मंच को देने के लिए, मुझे यहाँ लाने के लिए, आप सभी के बीच में लाने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो संगीता जी। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज का वक्तव्य बड़ा ही सरल, सहज और बोधगम्य, उसके साथ साथ बड़ा ही जो है सारपूर्ण रहा। और इतने सुंदर कार्य बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि, आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, पूरी निष्ठा के साथ किया है। तिवारी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। और लोक पहल का परिचय करा दिया होगा ऋषि ने। यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वैसे स्वयंसेवक जिनकी संघ आयु बहुत हो चुकी है, यहाँ पर हम जो लोगों को राष्ट्र बड़ी के ऊर्जा विषय में देती है, सुनते बड़ा हैं। ही जो है सही मार्गदर्शन देती है। तो आप बहुत सही समय पर इस पूरे के पूरे मंच की इतनी सुंदर तकनीकी सज्जा के लिए आयुष सर, आयुष जी और साथ साथ में पूरे मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का भी मैं लोकपाल मंच की ओर से विशेष धन्यवाद प्रेषित करता हूं। एक बार फिर से आप सभी का और आने वाले समय में जो भी इसके श्रोता हूं उन सभी का एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद। और नीरज जी से एक अनुरोध कर लीजिए कि वह एक अपना पाठ्य अवश्य श्यामा प्रसाद जी पर देंगे, और आपसे हम लोग आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि एक वक्तव्य और हो। जी जी जरूर, जब आदेश होगा आप लोगों का हम साथ। जी जी, बहुत बहुत आभार, हार्दिक आभार, आत्मिक आभार। आपका ही मंच है, आप ही का विचार परिवार है। हम लोग मिल के चलेंगे एकदम आप लोगों के आदेश अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एक बार फिर से सभी को मेरा सादर नमस्कार।
नमस्कार सभी को एवं धन्यवाद। बहुत बहुत सर, अब नमस्कार। कार्य- और आयुष जी आज के कार्यक्रम का आप अंत करिए। आयुष जी। जी सर, बस कर रहा हूँ सर। ठीक, ओके, थैंक यू।